कहानी शुरू होती है एक हंटर के साथ जो मॉन्स्टर्स एडवर्सरी से लड़ रहा होता है। उसी बीच एक ईगल जैसा बीस्ट हंटर पर हमला करता है, लेकिन तुरंत ही हंटर के हाथों मारा जाता है। ये हंटर है रेवन वॉल्ट, जिसे इमॉर्टल क्रो कहा जाता है और उसकी ताकत की वजह से दूर दूर तक लोग उससे डरते हैं। जैसे ही रेवन मॉन्स्टर्स को खत्म करता है, उसके मन में फ्रीडम की इच्छा और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब बस 15 दिन बचे हैं पोटेंशियल लिबरेशन के लिए। डिटर्मिन्ड रेवन अपनी इस डेंजरस जिंदगी से एस्केप करने की प्लानिंग करता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है रॉकुसा यूनिट्स के कैंप साइट में, जहां रेवन रेफ्यूज लेता है और पिछले 10 सालों को याद करता है। हर दिन जैसे हेल के बराबर लगा है। रॉक्सी यूनिट्स एक ऐसी जगह पर तैनात हैं जहां मॉन्स्टर्स के साथ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, और इन्हें एक लोली यूनिट माना जाता है। इस यूनिट में सोसाइटल आउटकास्ट्स, स्लेव्स और क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, जहां लोग अपनी किस्मत से हार मान चुके हैं। कुछ मर्दों की आपसी बातों से पता चलता है कि वो रेवन की लीडरशिप से नाराज हैं और अपने साथियों की मौत के लिए उसकी डिसीजंस को जिम्मेदार मानते हैं। एक बार फिर लड़ाई के बाद रेवन अकेला सर्वाइवर निकलता है और लोग उसकी अनबिलीवेबल सर्वाइवल पावर को लेकर विस्पर करने लगते हैं। भले ही रेवन का अरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड रहा हो, फिर भी वो सब कुछ झेल रहा है। एक आदमी रेवन से पूछता है कि वो बार बार बुलाने पर भी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता। रेवन एक हल्की सी स्मर्क के साथ पूछता है, तुम इतनी जल्दी मरना क्यों चाहते हो? फिर रेवन उस आदमी के पेट में एक जोरदार किक मारता है और अपनी सोड उसकी गर्दन पर तान देता है। लेकिन अचानक से रेवन अपनी तलवार पीछे ले लेता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और वहां से चला जाता है। रॉक्यूसा यूनिट्स के कैंप में रेवन की असाधारण जर्नी की कहानियां फैल चुकी हैं। एक फॉर्मर नोबलमैन जो ऐसी यूनिट में 10 साल तक सरवाइव कर चुका है, जो अपने हाई मॉर्टेलिटी रेट के लिए जानी जाती है। ये विस्पर्स सच्चाई लिए हुए हैं, क्योंकि रेवन कभी वॉल्ट फैमिली का हिस्सा था, भले ही वो सबसे फेमस ब्रांच का ना रहा हो। लेकिन किस्मत ने रेवन से उसका स्टेटस और सब पोजेशंस छीन लिए और उसे एक हार्श जिंदगी में धकेल दिया। फिर कहानी 10 साल पहले के सीन में जाती है, जब वॉल्ट फैमिली पर एम्पायर के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया गया था। एम्पायर की फोर्सेस ने फैमिली को खत्म कर दिया और रेवन को भी गार्ड्स ने पकड़ लिया। रेवन पूरी ताकत से डिनाई करता है कि उसका परिवार गद्दार था और कहता है कि वे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के शिकार हुए हैं, लेकिन एम्पायर नाइट उसकी बात को रिजेक्ट कर देता है और उसके परिवार के क्राइम्स को गिनवाता है। रेवन के प्रोटेस्ट करने पर भी नाइट बताता है कि वॉल्ट लीनिएज अब खत्म हो चुकी है, सिर्फ रेवन ही जिंदा बचा है। एक शॉकिंग मोमेंट में नाइट रेवन को एक ऑफर देता है, अगर वो रॉकी यूनिट्स में 10 साल सर्विस करेगा तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। रेवन इस सडन चांस से शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ नोबिलिटी में लोग रेवन जैसे नोबलमैन के रॉकी यूनिट्स में भेजे जाने पर हंसी उड़ाते हैं, जो एम्पायर की सबसे लोएस्ट और क्रिमिनल फील्ड यूनिट मानी जाती है। नोबल्स सोचते हैं कि वॉल्ट फैमिली का अंत हो चुका है, लेकिन रेवन वॉल्ट सबकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ देता है। नाइट की आंखों में देखते हुए रेवन सीधा पूछता है, क्या सिर्फ 10 साल मॉन्स्टर्स मारना ही काफ़ी है? नाइट हाँ करता है और रेवन को फ्रीडम का वादा करता है। डिटर्मिन्ड रेवन वादा करता है कि वो ना सिर्फ जिंदा रहेगा, बल्कि वॉल्ट लिनिएज को फिर से जिंदा करेगा। प्रेजेंट में रेवन अपने अपमान के अंत के बारे में सोचता है। जब से वो यूनिट में आया है, उसे बिना ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के सिर्फ सरवाइव करना पड़ा है। 10 साल में रेवन, जो कभी एक यंग लड़का था, अब रॉक्यूसा यूनिट का सबसे बेहतरीन मॉन्स्टर हंटर बन चुका है। अब अगला मॉन्स्टर पर्ज उसका आखिरी है। रेवन को यकीन है कि उसकी फ्रीडम और अपने परिवार की वापसी अब पास है। अब सीन शिफ्ट होता है एनोना फॉरेस्ट में, पेनड्रैगन डुई में। वहाँ एक वाइट ड्रैगन एक येलो हेयर्ड नोबल से बात कर रहा होता है। ड्रैगन वार्निंग देता है कि पैक्ट पूरा होने में बहुत कम टाइम बचा है। ये आने वाले खतरे का संकेत है। ड्रैगन्स को दुनिया के सबसे पावरफुल क्रीचर्स माना जाता है और मॉन्स्टर्स में उनकी अलग ही पहचान है। सिर्फ एक फैमिली है जो इन डेंजरस बीस्ट को कंट्रोल कर सकती है, पेनड्रैगन ड्यूअल फैमिली। पेनड्रैगन्स के पास ज़बरदस्त पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और ये एम्पायर के सबसे पावरफुल नोबल हाउसेस में गिने जाते हैं। फिर कहानी रेवन वॉल्ट की पार्डन से 13 दिन पहले के सीन पर आती है। रेवन एंटर्स करता है कमांड टेंट में, जहां बीटीवाई रॉक्यूसा यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर मौजूद होता है। बीटीवाई रेवन से पूछता है कि वो फिर अकेला ही क्यों लौटा। फिर वो उससे रिकनेसेंस मिशन की रिपोर्ट मांगता है। रेवन बताता है कि आगे मॉन्स्टर्स की बड़ी संख्या जमा हो रही है और अगर वो मेन फोर्सेस के साथ जुड़ गए तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। बीटीवाई उस खतरे को एक्सेप्ट करता है और मानता है कि रॉक्यूसा यूनिट्स अकेले शायद टिक नहीं पाएंगी। लेकिन फिर उम्मीद की एक किरण आती है, पेनड्रैगन ड्यूअल फैमिली।
बीटीवाई बताता है कि वो लोग कल आकर उनकी मदद करेंगे और उनकी ताकत को बढ़ाएंगे अपकमिंग थ्रेट से लड़ने के लिए। पिन ड्रैगन की मदद की उम्मीद से एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखती है इस भारी खतरे के बीच। इसके अलावा पिन ड्रैगन फैमिली अपने साथ इंसानों द्वारा देखे गए सबसे पावरफुल क्रीचर्स में से एक एक ड्रैगन लेकर आ रही है। इस बात को सुनकर रेवन चौंक जाता है और बाल से पूछता है कि ऐसा मिथिकल बीइंग उनके साथ क्यों लड़ेगा। बी उसे सच्चाई का भरोसा दिलाता है और बताता है कि पिन ड्रैगन्स ने कई जनरेशन से ड्रैगन्स को सबड्यू करना सीख लिया है। लगता है कि वही वाइट ड्रैगन मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। रेवन पिन ड्रैगन के महत्व पर सोचता है। वो सिर्फ रॉयल लिनिएज नहीं रखते, बल्कि एम्पायर में सबसे ऊंचे नोबल रैंक पर भी हैं। इन सब क्लेम्स की सच्चाई को लेकर अनश्योर होकर भी रेवन सोचता है कि शायद पिन ड्रैगन वाकई में ड्रैगन्स को कमांड कर सकते हैं, जो कि लगभग लेजेंडरी क्रीचर्स माने जाते हैं। भले ही रेवन ने पिछले 10 सालों में कई मॉन्स्टर्स का सामना किया हो, उसने कभी किसी ड्रैगन को नहीं देखा जिससे उसे बी की बातों पर शक होता है। इसके अलावा रूमर्स ये भी कहते हैं कि पिन ड्रैगन फैमिली की ताकत उनके पूर्वजों की मौत के बाद कम हो गई है। रेवन अभी भी डाउटफुल रहता है और सोच नहीं पाता कि वो पिन ड्रैगन्स की ताकत पर भरोसा करे या नहीं। वो बीटीवाई से अपने शक जाहिर करता है, लेकिन बीटीवाई उसकी चिंता को नज़रअंदाज करते हुए कहता है कि ये एक ऑर्डर है। बीटीवाई रेवन को भरोसा दिलाता है कि उसे अगली लड़ाई में लड़ने की जरूरत नहीं होगी। कंफ्यूज्ड रेवन पूछता है कि फिर उसका रोल क्या होगा। बीटीवाई समझाता है कि जब एक ड्रैगन हमारे साथ है तो सबसे बेहतर है कि वही मॉन्स्टर से लड़े, जबकि रेवन को पिन ड्रैगन चाइल्ड की सुरक्षा करनी होगी। रेवन कंफर्म करने की कोशिश करता है कि क्या यही काम काफी है। बीटीवाई जोर देकर कहता है कि रेवन को हर हाल में पिन ड्रैगन चाइल्ड के साथ रहना होगा। रेवन मान जाता है और बीटीवाई की बातों से सहमत हो जाता है। फिर बीटीवाई रेवन को कहता है कि वो फ्यूचर ड्यूक पिन ड्रैगन को पर्सनली जाकर ग्रीट करे। है। पिन ड्रैगन टेंट के पास पहुंचकर रेवन फ्लैग्स देखता है और कंफर्म करता है कि वो आ चुके हैं। वो सोचता है कि इतनी बड़ी फैमिली रॉक्यूसा यूनिट्स की मदद क्यों कर रही है। हालांकि लड़ाई आने ही वाली है, फिर भी रेवन को फर्क नहीं पड़ता। उसकी प्रायोरिटी सिर्फ सरवाइव करना है ताकि उसे माफी और फ्रीडम मिल सके। टेंट में जाकर रेवन यंग लॉर्ड को बुलाता है। जवाब में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जिसका अदर वर्ल्डली क्वालिटी रेवन को थोड़ी देर के लिए परेशान कर देता है। फिर भी रेवन बिना परमिशन के आने के लिए माफ़ी मांगता है और पूछता है कि क्या वही लॉर्ड पिन ड्रैगन है। वो आवाज़ रेवन की बात कंफर्म करती है और उसका नाम और मकसद पूछती है। रेवन खुद को रॉकी यूनिट्स की 12th डिवीजन का कैप्टन बताता है और समझाता है कि उसे लॉर्ड पिन ड्रैगन की रक्षा का काम सौंपा गया है। लेकिन रेवन कुछ और कह पाता उससे पहले ही वो आवाज़ उसे रोक देती है और कहती है कि रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो अब जाकर आराम करे। रेवन हिचकिचाता है छोड़ने से पहले, तो आवाज़ पूछती है कि क्या उसके पास कुछ और कहने को है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर रेवन पूछता है कि ड्रैगन अभी क्यों नहीं दिख रहा, जबकि वो कॉम्बैट स्ट्रैटेजी का मेन हिस्सा है। वो आवाज़ रेवन को भरोसा दिलाती है कि ड्रैगन ज़रूर मदद करेगा और उसे जाने को कहती है। रेवन टेंट से बाहर निकलता है और सोचता है कि लॉर्ड पेंड्रैगन कितने शांत हैं। वो हैरान होता है कि कोई नोबलमैन अकेला ऐसे डेंजरस जगह पर क्यों आया। फिर भी रेवन मान लेता है कि कल की लड़ाई के बाद उनकी पाथ्स शायद दोबारा कभी ना मिले। अगले दिन बाल सभी सोल्जर्स को एकत्र करता है और आगे बढ़ने का आदेश देता है। तभी एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है जिससे पता चलता है कि वाइट ड्रैगन आ गया है। रेवन उस नज़ारे से हैरान रह जाता है। ड्रैगन के साथ लॉर्ड पेंड्रैगन भी आता है और खुद को एरन पेंड्रैगन के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। स्ट्रॉन्ग वॉइस में एरन घोषणा करता है कि अब मॉन्स्टर एक्सटर्मिनेशन शुरू होगा। अब कहानी लड़ाई के बीच में शिफ्ट होती है जहां रेवन पूरे ध्यान से एरन पेंड्रैगन की रक्षा कर रहा होता है जब एक वुल्फ मॉन्स्टर्स का झुंड उनकी तरफ बढ़ता है। रेवन एरन से कहता है कि उसे दूसरों की रक्षा करते हुए लड़ने की आदत नहीं है। वो एरन से कहता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा मूवमेंट ना करे। जैसे ही वुल्फ मॉन्स्टर ने रेवन पर हमला किया, रेवन ने तुरंत काउंटर किया और एक परफेक्ट स्ट्राइक से पूरे झुंड को खत्म कर दिया। स्काई की तरफ देखते हुए रेवन उस ड्रैगन की पावर को देखकर हैरान रह जाता है। वो सोच नहीं पाता कि ऐसा कोई क्रीचर सच में भी मौजूद हो सकता है। रेवन मान लेता है कि व्हाइट ड्रैगन की ताकत अनमैच्ड है। कोई भी मॉन्स्टर उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर को सर्वाइव नहीं कर सकता। कई मॉन्स्टर्स होने के बावजूद ड्रैगन की वजह से लड़ाई पहले से कहीं ज़्यादा स्मूथ हो रही थी। रेवन मानता है कि उनकी जीत का श्रेय ड्रैगन को जाता है और वो थैंकफुल होता है कि बैटल की दिशा पूरी तरह बदल गई। अब तो विक्ट्री ऑलमोस्ट सर्टेन लग रही है और रेवन सोचता है कि अच्छा हुआ ये लास्ट मिशन और कठिन नहीं निकला। व्हाइट ड्रैगन जैसे ही एरन पिन ड्रैगन के पास लैंड करता है, रेवन उनसे उनकी हालत पूछता है।
एरन उसे भरोसा देता है कि वो ठीक है। तभी आसमान से ईगल मॉन्स्टर्स नीचे गिरते हैं, जिससे रेवन अलर्ट हो जाता है और एरन से कहता है कि वो ड्रैगन को कमांड करें। लेकिन रेवन देखता है कि एरन और ड्रैगन दोनों मोशनलेस खड़े हैं। रेवन ईगल मॉन्स्टर्स की बड़ी संख्या देखता है, जो वाइट ड्रैगन पर एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक कर देते हैं। लेकिन ड्रैगन कुछ नहीं करता। शॉक्ड रेवन चिल्लाकर पूछता है कि ड्रैगन कुछ क्यों नहीं कर रहा। वो एरन की तरफ देखता है जवाब के लिए, लेकिन उसे इंटरप्ट कर दिया जाता है क्योंकि और मॉन्स्टर्स दाईं तरफ से आ जाते हैं। मॉन्स्टर की संख्या भले ही घट रही हो, लेकिन रेवन समझ जाता है कि फिर भी उससे ज्यादा हैं जितना उसने सोचा था। हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि एनिमीज लगातार बढ़ रहे हैं। रेवन कुछ कर पाता उससे पहले ही मॉन्स्टर्स उस और एरन दोनों पर हमला कर देते हैं। रेवन सोचता है कि ड्रैगन्स की ताकत अनमैच्ड है और उनका प्रेजेंस ही जीत की गारंटी था, लेकिन वो खुद को डांटता है कि उसने ऐसा सोचकर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। जैसे ही रेवन अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि ड्रैगन को मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है। वो कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ। मॉन्स्टर रेवन की तरफ बढ़ता है तो वो जख्मी होने के बावजूद उठ सकते हैं। उनके जख्म तुरंत ठीक नहीं होंगे। वो गिरे हुए वाइट ड्रैगन और खुद को देखकर नफरत महसूस करता है, दोनों की शेयर्ड मूर्खता को समझते हुए। रेवन ड्रैगन के पास जाकर पूछता है क्या वो सच में मर चुका है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर उसका ध्यान पास ही पड़े हुए इंजर्ड एरन पिन ड्रैगन की तरफ जाता है। रेवन उससे गुहार लगाता है कि वो बताए कि ड्रैगन ने उसकी कमांड के बाद हमला क्यों रोक दिया। फ्रस्ट्रेटेड रेवन जोर देकर कहता है कि जीत बहुत करीब थी अगर ड्रैगन ने लड़ाई जारी रखी होती, और वो एरन से एक्सप्लेनेशन मांगता है। अचानक रेवन को पीछे से कोई मारता है और वो जमीन पर गिर जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि अटैकर BTY होता है। रेवन उस बिट्रेयल से शॉक्ड रह जाता है। फिर BTY सैनिकों को आदेश देता है कि वे आगे बढ़ें और केओस को खत्म करें। रेवन स्टन्ड होता है ये देखकर कि बॉल्टी इंपीरियल फोर्सेस को लड़ने का ऑर्डर दे रहा है। बॉल्टी रेवन की हैरानी को डिसमिस कर देता है और कहता है कि कुछ लोग शुरुआत से ही सब कंट्रोल करते हैं, जबकि बाकी बस ब्लाइंडली उनके ऑर्डर्स को मानते हैं। फिर एक शॉकिंग पल में बी तेजी से एरन पेनड्रैगन को रेवन के सामने ही मार देता है। बी बिना इमोशन के बताता है कि एरन की किस्मत पहले से ही डिसाइड थी, जिससे रेवन और ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। फिर बी रेवन की तरफ देखता है और उसके शानदार कॉम्बैट स्किल्स की तारीफ करता है। वो रिवील करता है कि रेवन के पास एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी हीलिंग एबिलिटी है। रेवन ये सुनकर हैरान रह जाता है और बी से पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। बी मानता है कि उसने अब तक इसे इग्नोर किया था, लेकिन अब उसे लगता है कि रेवन की इमॉर्टल बॉडी होने के बावजूद आज उसका एंड होगा। रेवन अब इस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगता है कि उसकी मौत बहुत करीब है। उसे महसूस होता है कि फ्रीडम और अपने परिवार की वापसी अब शायद पॉसिबल नहीं है। वो सोचता है उस एक गोल के बारे में जिसने उसे पिछले 10 सालों तक चलाया। भले ही उसकी डिटर्मिनेशन कभी नहीं डगमगाई, अब उसे अपनी कमजोरी और हेल्पलेसनेस का एहसास होता है। रेवन अपनी इस बुरी किस्मत को मान लेता है और इस क्रूअल रियलिटी पर दुखी होता है। लेकिन फिर बी एक अनएक्सपेक्टेड बात करता है। अपने फाइनल मोमेंट्स में वो एक शॉकिंग ट्रूथ रिवील करता है। वॉल्ट फैमिली का डाउनफॉल, रेवन की ज़बरदस्ती रॉक्सी यूनिट्स में भर्ती और रेवन व एरन की मौत, ये सब एक केयरफुली प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। रेवन इस खुलासे से स्टन्ड रह जाता है और सोचने लगता है कि किस तरह उसकी किस्मत मैनिपुलेटेड हुई है। जब BTY रेवन को मारने बढ़ता है, तभी वो वाइट ड्रैगन, जिसे मरा हुआ समझा जा रहा था, अपनी आंखें खोलता है और एक सीरियस टोन में अनाउंस करता है कि सभी कंडीशंस पूरी हो गई हैं। वाइट ड्रैगन हवा में उड़ता है और कहता है कि आज, जब सूरज और चांद एक साथ हों, द पैक्ट पूरा होगा। 1000 मर्दों और मॉन्स्टर्स के खून से, एक ड्रैगन मोनार्क और एक ह्यूमन मोनार्क के साथ। जैसे ही ड्रैगन का सिर चमकने लगता है, वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि अब सब कुछ ड्रैगन राइडर के हाथ में है। रेवन खुद को एक अजीब सिचुएशन में पाता है और सोचता है कि क्या वो अभी जिंदा भी है। उसे याद आता है कि उसका शरीर एक अजीब तरह से मुड़ गया था। धीरे धीरे रेवन होश में आने लगता है। उसकी देखभाल कर रही मेड उसे हिलता देख चौंक जाती है और गास्पिंग के साथ दौड़कर बाहर जाती है, ये खबर देने कि यंग लॉर्ड होश में आ गया है। इसी बीच रेवन अपने आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करता है। एक अनफेमिलियर रूम में बहुत कीमती और रॉयल फर्नीचर है। वो सोचता है कि वो कहाँ है और यहाँ कैसे आया। फिर उसकी मुलाकात होती है एक बटलर मेलबर्न से, जो उसे देखकर रोने लगता है। बटलर उसे यंग लॉर्ड कहकर बुलाता है और पूछता है कि क्या वो उसे पहचानता है। रेवन कंफ्यूज्ड हो जाता है और यंग लॉर्ड टाइटल के बारे में पूछता है। बटलर उसे रिवील करता है कि वो अब कॉनरेड कासल में है, जो एरनपिन ड्रैगन के रूल में है, और रेवन अब अपेरेंटली उसी का शरीर रखता है। रेवन इस बात को सुनकर शॉक्ड रह जाता है और कंफर्मेशन के लिए पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखता है। वहां वो सच्चाई जानता है।
किसी तरह वो अब एरन पेनड्रैगन बन गया है। मेड लिंडसे उससे पूछती है कि क्या उसे अपनी आइडेंटिटी याद है। बटलर बीच में कहता है कि एरन की कंफ्यूजन सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि वो पिछले 3 साल से अनकॉन्शियस था। एरन इस बात से स्टन्ड रह जाता है कि आखिरी लड़ाई को अब 3 साल बीत चुके हैं। अपने अंदर वो उस मोमेंट को याद करता है जब बाल ने एरन को मार दिया। बटलर ने लेडी एलेना का खुशी से स्वागत किया। जैसे ही एलेना एरन की तरफ बढ़ी, एरन शॉक्ड रह गया यह देखकर कि वो उस औरत के आर पार से निकल गई जो उसके रास्ते में खड़ी थी। वो औरत एरन को सटल इशारा करती है कि वो उसकी प्रेजेंस को सीक्रेट रखे। एलेना ने अपने बेटे को गले लगाया और उससे पूछा कि क्या उसे उसकी याद है। एरन पूरी तरह कंफ्यूज था। ओ सैम बाकर सन का कंफ्यूज था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। कुछ भी लॉजिक या रीजन से मेल नहीं खा रहा था। फिर एक बुजुर्ग औरत ने खिड़की की तरफ इशारा किया, जिससे एरन का ध्यान बाहर गया। वहां लोगों की गास्प और चौंकने की आवाजों के बीच मजेस्टिक व्हाइट ड्रैगन सोल ड्रेक खड़ा था। उसके थंडरस रोर की गूंज कमरे में फैल गई। सभी लोग डिसबिलीफ में थे। जैसे ही ड्रैगन एरन के चेंबर में घुसने की कोशिश करता है, एरन सोच नहीं पाता कि उसे क्रीचर का नाम कैसे पता है। सोल ड्रेक तो उस हादसे में एरन के साथ ही मारा गया था। अब ये सोचते हुए कि शायद ड्रैगन बच गया हो, एरन की सोच उस इनएक्सप्लिकेबल ट्रूथ से लड़ रही थी। कन्फ्यूजन और बढ़ गया जब उसकी माँ उसके सामने खड़ी हो गई, प्रोटेक्टिवली उसकी रक्षा करती हुई, ड्रैगन का सामना करते हुए एक अनवेवरिंग रिजॉल्व के साथ। एक सरप्राइजिंग टर्न में वो बुजुर्ग औरत आगे बढ़ी और सोल ड्रेक को सिर्फ जेंटल जेस्चर्स से टेम कर लिया। ये अद्भुत नज़ारा देखकर एरन उसे रोकने को बढ़ा, लेकिन उस ओल्ड वुमन ने प्लेफुल विंक के साथ उसे चुप करवा दिया। एरन और ज्यादा हैरान रह गया जब एलेना ने उससे दूर रहने को कहा और डेंजर से सतर्क किया। अपनी माँ की बात सुनकर एरन को एहसास हुआ कि वो अकेला है जो उस मिस्टीरियस ओल्ड वुमन को देख सकता है। उस ओल्ड वुमन ने कुछ वर्ड्स बोले और सोल ड्रेक को कमांड किया, जिसके बाद वो ड्रैगन कासल से उड़ गया और वो खुद हवा में गायब हो गई। उसका डिसअपीयरेंस देखकर एरन को एक तेज सरप्राइज हुआ। बटलर मेलबर्न तेजी से एलेना के पास गया और उसकी सेफ्टी के लिए वरीड था। एलेना ने उसे भरोसा दिलाया कि वो ठीक है। फिर वो एरन की तरफ मुड़ी और उसकी हालत पूछी। एरन ऑपुलेंट कासल के बीच में वरीड अटेंडेंट्स और जाते हुए व्हाइट ड्रैगन को देखकर अब भी खुद को एरन पेनड्रैगन के रोल में ढाल नहीं पा रहा था। एलेना बार बार उसकी तबीयत पूछ रही थी, जिससे मजबूर होकर एरन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो ठीक है। इससे एलेना और मेलबर्न दोनों शांत हुए। अब एरन ने ठान लिया कि उसे इन रहस्यों को धीरे धीरे समझना है और इसके लिए उसे डिस्क्रीटली जानकारी इकट्ठा करनी होगी। एरन ये कोशिश करता है कि सर्वेंट्स को अपने असली आइडेंटिटी रेवन के बारे में पता न चले, और वो सोचता है कि उनसे चुपचाप यूजफुल जानकारी लेनी होगी। एम्पायर में रोक्यूसा यूनिट एक मार्जिनलाइज्ड और सबपार यूनिट थी, जो ऐसे क्षेत्र में थी जहां ह्यूमन राइट्स जैसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन ऐसे हार्श एनवायरनमेंट में भी रेवन ने एक डेकेड तक सरवाइव किया। उसका सर्वाइवल उसकी रिफाइंड कॉम्बैट स्किल्स और एक्स्ट्रॉर्डिनरी हीलिंग पावर का सबूत था। रेवन एक ऐसा वॉरियर बन चुका था जिसे कोई हरा नहीं सकता था, चाहे वो ह्यूमन हो या मॉन्स्टर। लेकिन फिर किस्मत ने एक क्रूअल टर्न लिया जब मॉन्स्टर एरेडिकेशन कैंपेन लड़ी जा रही थी लोब प्लेन में। उस बैटल के दौरान रेवन, जो कि रॉकी यूनिट से आज़ाद होने ही वाला था, लॉर्ड पेनड्रैगन के साथ मारा गया, जिसकी उसने फेथफुली रक्षा की थी। सपोजिटली मरा हुआ रेवन डेथ को चकमा दे गया और लॉर्ड पेनड्रैगन के बॉडी में चला गया। इतना ही नहीं, वो टाइम में 7 साल पीछे चला गया, उस फेटल कॉन्फ्रंटेशन से पहले। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी घटना रेवन के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाई। रिलेंटलेस मॉन्स्टर हंटिंग के जीवन को छोड़कर वो अब एरन पेनड्रैगन बन गया था। लिंडजी उसकी देखभाल कर रही थी, उसे इतने प्यार से खाना खिला रही थी जैसे कोई छोटे बच्चे को खिलाता है। एरन को ये सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। एक फॉर्मिडेबल वॉरियर से सडनली ऐसे देखभाल वाले मोमेंट में होना उसे असहज लगा। एरन ने लिंडजे से कहा कि उसे होश में आए कई दिन हो गए हैं और अब वो खुद से खाना खा सकता है। उसने उससे खाना अपने हाथ में देने को कहा, लेकिन लिंडजे ने समझाया कि डॉक्टर का आदेश है कि एरन को बिल्कुल भी हिलना नहीं है, इसलिए मील्स में मेड की मदद ज़रूरी है। लिंडजे ने उसे सॉफ्टली कहा कि उसे अपना मुंह खोलना चाहिए ताकि वो उसे खिला सके। एरन ने सोचा कि जब वो अनकॉन्शियस था, तब लिंडसे ने कितनी डेडिकेटेड केयर की थी। इस बात को याद करते हुए, भले ही उसे शर्म आ रही थी, उसने उसकी बात मान ली और उसे खाने दिया।
खाना खत्म होने के बाद लिंज़ी ने पूछा कि क्या उसे खाना अच्छा लगा और बताया कि अब वो उसे कपड़े पहनाने में मदद करेगी जब तक दवाइयाँ तैयार हो रही हैं। एरन ने उसका ऑफ़र मना कर दिया और कहा कि वो खुद से कपड़े पहन सकता है। उसने लिंज़ी से कहा कि वो उसके कपड़े और एक हेयर क्लिप ले आए जब तक वो अपना फेस धोता है। मैं मैनेज कर सकता हूँ, एरन ने ज़िद की चलने की कोशिश करते हुए, जबकि उसके कमज़ोर शरीर को देखकर सब उससे मना कर रहे थे। लेकिन लिंडसे ने नरम से इंटरवेने किया और उसे एक चेयर तक ले गई। उसने उसे एश्योरेंस दिया कि वो उसके कपड़े चेंज कर देगी और उसके बाल ठीक कर देगी। मजबूरी में एरन मान गया और लिंडसे को उसकी हेल्प करने दिया। जब लिंडसे उसके बाल बंध रही थी और कपड़े बदलने में मदद कर रही थी, तब भी एरन के अंदर फ्रस्ट्रेशन था कि वो अपनी करंट हालत में छोटी-छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हो गया था। तभी अचानक एक आवाज़ ने उसे भई कहकर बुलाया। हैरान एरन ने मुड़कर देखा तो उसकी बहन लेडी आइरीने थी, जो अपनी बेटी लेडी मिया के साथ आई थी। मिया तुरंत दौड़ कर उसके गले लग गई, जिससे एरन के चेहरे पर एक ऑकवर्ड स्माइल आ गया। आइरीन ने उनके अचानक आने के लिए माफ़ी मांगी और पूछा कि क्या एरन अब चल सकता है। एरन ने उसे रियश्योर किया और लिंजी ने आइरीन को बैठने के लिए सीट ऑफर की। आइरीन को लगा वो डिस्टर्ब कर रही हैं, लेकिन एरन ने इंसिस्ट किया कि वो कोई बॉदर नहीं है। आइरीन का चेहरा खुशी से चमक उठा जब एरन ने उससे ये कहा। फिर उसने कोर्टयार्ड में खिलते समर फ्लावर्स के बारे में बात छेद दी और कन्वर्सेशन को हल्का बनाया। एरन को उम्मीद थी कि वो आइरीन के साथ बाहर जा सकेगा और फूलों को एडमायर करेगा, और आइरीन एक्साइटमेंट में उन फ्लावर्स के बारे में डिटेल से बोलने लगी। एरन ने अंदर ही अंदर सीख किया। यूज़ पता था कि वो अब एक और लंबी डिस्कशन में फंस गया है। उसका प्लान था कि वो उठने के बाद अमनीसिया का नाटक करेगा, लेकिन आइरीन की नॉनस्टॉप बात करने की आदत ने उसका नाटक चलने नहीं दिया। फिर भी उसे आइरीन की बातों में एक कंफर्ट मिल रहा था, क्योंकि उससे पहले वाले एरन पेंड्रैगन के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा था। आइरीन की डिस्क्रिप्शंस को सुन के एरन को उस पहले के एरन के लिए थोड़ा सिंपैथी महसूस हुआ। आइरीन ने एक उदास इंसान का इमेज दिखाया, जो तलवार चलाने के बजाय रीडिंग और ड्राइंग में इंटरेस्टेड था। उसके अलावा एरन बहुत ही शाय और टिमिड था और अक्सर अपने रूम में छुप जाता था। अब एरन जिस बॉडी में था वो 17 साल का था, वही जिसमें उसने बैटलफील्ड में रेवन से पहले तक जीवन जिया था। कासल के अंदर अफवाहें थी कि एरन लगभग 3 साल तक चोमा में था जब से वो 14 साल का था। रेवन ने इस अजीब किस्मत के ट्विस्ट के बारे में सोचा कि कैसे वो इस हालत में एरन बन गया, लेकिन उसने सोचने से ज़्यादा इस मौके को वैल्यू दिया। रेवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था जिंदा रहना और नए जीवन की शुरुआत करना। 7 साल पहले जब वो रॉकी यूनिट्स के शैकल से छूट गया था, उसने डिसाइड किया था कि वो अपने फैमिली नेम वॉल्ट के ऑनर को वापस लाएगा। ये नया जन्म उसके लिए एक सेकंड चांस था अपने पुराने एम्बिशंस को पूरा करने का और उन अजीब शब्दों का मीनिंग समझने का जो बीटीवाई ने अपनी मौत से पहले कहे थे, शायद किसी बड़े कनेक्शन की तरफ इशारा करते हुए। अब जब एरन पेंड्रैगन और रेवन वॉल्ट का रास्ता जुट गया था, रेवन ने डिसाइड किया कि वो एक बार फिर से बैटलफील्ड में जाएगा। तभी एलेना ने उससे बुलाया। उसकी आवाज़ ने एरन का ध्यान वापस खींच लिया। उसने माफ़ी मांगी और आइरीने से कहा कि वो कंटिन्यू करे। आइरीने ने फिर बताया कि लूना जल्द ही उसे मिलने आ रही है। थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर एरन ने पूछा, लूना कौन? आइरीने ने बताया कि लूना काउंट कोड की अडॉप्टेड डॉटर है, जो कि पेंड्रैगन हाउस के एक नाइट थे। आइरीन ने और सरप्राइज दिया कि लूना सिर्फ विजिटर नहीं बल्कि एरन की फियांसे भी है। ये सुन के एरन मोमेंटरली स्पीचलेस हो गया। इतनी बड़ी बात सुनकर यूज समझ नहीं आया क्या बोले। तभी कहीं फॉरेस्ट के रास्ते से एक कैरेज आ रही थी, नाइट्स के एस्कॉर्ट के साथ। उनमें से एक नाइट ने लेडी लूना को इन्फॉर्म किया कि वो कॉनराड कासल, जो कि पेंड्रैगन डूचिका में सीट था, के पास पहुंचने वाले हैं। जोसेफ ब्रिटेन, जो कि सेओट काउंट फैमिली का फर्स्ट नाइट था, लेडी लूना के पास आया और पूछा कि वो 3 साल बाद अपने फियांसे से मिल रही है, तो कैसा फील कर रही है। लूना ने उसकी बात को लाइटली लिया और कहा कि यूज़ क्यों बताए, और उसका ध्यान उसके ड्यूटी पर रखने को कहा। उसने क्लियरली कहा कि यूज़ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन में लूना को लगता था कि एरन पेंड्रैगन वीक और टिमिड है। उससे शक था कि वो उसे ढंग से बात भी नहीं कर पाएगा। उनका एंगेजमेंट पहले उनके फैमिली के लिए बेनिफिशियल था, लेकिन लूना ने डिसाइड किया कि वो आज ही इसे एंड करेगी। उसके पिता काउंट ऑफ स्योर ने भी डिसाइड किया था कि एंगेजमेंट को कैंसिल किया जाए, क्योंकि पेंड्रैगन हाउस की पावर गिरती जा रही थी। लूना को लगा कि उनके पिता इस मामले में सॉफ्ट पैड गए हैं। उसे लगता था कि उनको एक ऐसे हाउस से रिलेशन तो देना चाहिए जो अब पीछे रह गया हो। सच तो ये था कि जब उसके पिता ने उसे एंगेजमेंट तोड़ने के लिए बोला, तो यूज अंदर से रिलीफ महसूस हुआ। ब्रिटेन ने लूना के झूठे विजिट के रीज़न को पहचान लिया। यूज पता था कि वो एंगेजमेंट तोड़ने जा रही है। उसने सोचा कि क्या यंग लॉर्ड एरन अब तक मैच्योर हुआ होगा।
लेकिन लूना ने उसका सवाल इग्नोर किया और बोला कि वो उसकी चिंता ना करे। उसने ब्रिटेन को कॉशन दिया कि वो पेंड्रैगन नाइट्स को अननेसेसरी प्रोवोक ना करे, लेकिन ब्रिटेन हंसता रहा और बोला, अब पेंड्रैगन में कोई नाइट बचा ही कहाँ है। उसने डाउट किया कि एरन कुछ भी रिक्लेम कर पाएगा, स्पेशली जब वो एक ड्रैगन के साथ पैक्ट भी नहीं कर पाया। सी रॉड हाउस को पेंड्रैगन से ज्यादा हॉनर मिल सकता है, ब्रिटेन ने कहा। उसकी एरोगेंस लूना को इरिटेट कर रही थी। लूना ने उससे पीछे हटने को कहा, क्योंकि जोसेफ का बिहेवियर काफ़ी अनप्लेजेंट था। जोसेफ ने अपनी गलती समझकर लेडी लूना से माफ़ी मांगी। लूना ने सोचा कि दोनों ही फैमिलीज, पिन ड्रैगन और सेओद, में अच्छे आदमियों की कमी है। एक तरफ वीकनेस और दूसरी तरफ एरोगेंस। जब सब लोग कॉनराड कासल के एंट्रेंस हॉल में इकट्ठा हुए तो लूना ने एरन, उसकी माँ और उसकी बहन के साथ ग्रीटिंग्स एक्सचेंज की। आइरीने ने लूना के अपीयरेंस की तारीफ की, जबकि एलेना ने उसके विजिट के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया। एलेना ने फिर एरन को कहा कि वो लूना को उसके रूम तक ले जाए। जब लूना ने एरन को ऑब्जर्व किया तो यूज डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुई। इतनी उम्र के बाद भी वो बेसिक सोशल इंटरेक्शंस तक प्रॉपर नहीं कर पा रहा था बिना किसी पुश के। लेकिन अचानक ही एरन ने चाम दिखाया, लूना को ग्रीट किया और बोला कि वो यूज उसके रूम तक ले चले। लूना सरप्राइज हो गई उसके इस बदले हुए बिहेवियर को देखकर। एरन ने लूना का रिएक्शन नोटिस किया और सजेस्ट किया कि वो नाइट से अलग रूम में रहे। लूना स्पीचलेस हो गई, उसके इमोशंस मिक्स्ड द एरन का ऐसा अनकैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर देखकर। अपना बैलेंस वापस पाते हुए लूना ने एरन से अपने पहले के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी और रिक्वेस्ट की कि वो नाइट्स के लिए अलग रूम असाइन करे। लूना के कंपोज्ड बिहेवियर को देखकर एरन ने आयरीने के उस डिस्क्रिप्शन के बारे में सोचा जिसमें उसने लूना को काम और रिजर्व्ड कहा था, जो उसके करंट एटीट्यूड से बिल्कुल अलग था। 3 साल के सेपरेशन के बाद एरन को रियलाइज हुआ कि उनकी शादी सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव से थी। लिंजे उन दोनों को उनके रूम तक ले गई। रूम में एंटर करते ही लिंजे ने पूछा कि क्या वो चाय प्रिपेयर करे, और एरन ने हाँ कह दिया। फिर एरन ने लूना से कहा कि वो बैठ जाए। उसकी इस असर्टिवनेस से लूना हैरान रह गई। लूना को समझ नहीं आया कि एरन कैसे इतना बदल गया। एक ऐसा इंसान जो पहले आंखों में आंखों नहीं डाल पाता था, अब कॉन्फिडेंटली सर्वेंट्स और उससे इंटरेक्ट कर रहा था। लूना ने कमेंट किया कि यूज एरन के चेंज होने के बारे में सुना था और उसके मेमोरी लॉस के बारे में भी। उसने पूछा कि क्या वो उससे भूल गया है। एरन ने कंफर्म किया कि जब से वो जागा है यूज अपना पास्ट याद नहीं है। उसने रिग्रेट एक्सप्रेस किया और लूना से माफ़ी मांगी। लूना ने नोटिस किया कि एरन मेमोरी लूज करने के बाद एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन गया था। फिर भी वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि अब वो कितना ज़्यादा हैंडसम लगता था। लूना को लगा कि एरन के नए कॉन्फिडेंस के साथ शायद पिन ड्रैगन फैमिली को दोबारा उठाया जा सकता है। इसी बीच एरन ने सोचा कि पिन ड्रैगन और उनके नेबरिंग फैमिलीज के बीच सिचुएशन काफ़ी डेलिकेट है और यूज अब तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी जो कॉन्सिक्वेंसेस को डिफाइन करे। उसे ऐसा लगा कि लूना कुछ छुपा रही है उनकी पहली मुलाकात से ही, और उसने डिसाइड किया कि वो इस राज को ज़रूर समझेगा। एरन ने देखा कि उसकी सिस्टर और सर्वेंट्स उसके बदले हुए बिहेवियर के बारे में बातें कर रहे थे और इनडायरेक्टली लूना से कहा कि अगर यूज प्रॉब्लम है तो काउंट कोर्ट से बात करे। लूना ने तुरंत उस बात को रिजेक्ट कर दिया, क्लियरली बताते हुए कि वो अपने फादर को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। उनके बीच की टेंशन बढ़ गई। लूना के सडन आउटबर्स्ट ने दिखाया कि बात सरफेस से कहीं ज़्यादा डीप है। लूना ने तुरंत माफ़ी मांगी एरन से अपने आउटबर्स्ट के लिए, लेकिन वो खुद भी कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रही थी। उसने सोचा कि उसके पिता ने तो एंगेजमेंट एंड करने का ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था और वो आज इसी बात के लिए आई है। चाहे एरन का पर्सनल ग्रोथ जितना भी विजिबल हो, लूना फिर भी श्योर थी कि वो पिन ड्रैगन फैमिली की रेपुटेशन रिस्टोर नहीं कर सकता। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो जल्दी ही इस टॉपिक को एड्रेस करेगी। जब लूना इस बात को बोलने वाली थी तभी लिंजे ने इंटरप्ट किया एक मैसेज के साथ। डचेस ने एरन और लेडी कॉड को टूरेंट ऑडियंस चेंबर में बुलाया था। एरन ने पूछा कि क्या इमरजेंसी है तो लिंजी ने बताया कि वो नाइट्स जो लूना के साथ आए थे उन्होंने कुछ कमोशन क्रिएट किया है। लूना इस अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट से शॉक्ड थी और टाइमिंग भी वर्स थी। वो कॉर्नर्ड फील कर रही थी और एरन को अपने इंटेंशंस बताने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। एरन ने उसकी डिस्कम्फर्ट नोटिस की और बोला कि उसे ऐसा लग रहा है कि लूना कुछ छुपा रही है। उसने पूछा कि क्या वो आज किसी बुरी नीयत से आई है। लूना ने रिएश्योर किया कि वो ऐसे किसी इरादे से नहीं आई, लेकिन हाँ, वो एरन को पसंद नहीं करती। लूना को लगा कि यूजे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। एरन ने प्रॉमिस किया कि वो बाद में उसकी बात सुनेगा। पहले वो लूना के नाइट का मैटर हैंडल करेगा। लूना एरन के सडन चेंज से कंफ्यूज थी, लेकिन अभी उसका फोकस ब्रिटेन को रोकने पर था। आखिर में लूना ने एग्री किया कि वो एरन के साथ चलेगी। सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड ऑडियंस हॉल में, जहां बटलर एक हिंट ऑफ क्यूरियोसिटी के साथ ब्रिटेन से पूछता है कि क्या काउंट स्योद ने सच में एंगेजमेंट तोड़ने की अप्रूवल दी है।
ब्रिटेन ने कंफर्म किया और बताया कि वो और लूना यहाँ आए हैं ताकि ये न्यूज़ यंग लॉर्ड एरन को पर्सनली दे सकें। सेलिना का फ्रस्ट्रेशन क्लियर हो गया जैसे ही उसने ये सुना और उसने ब्रिटेन को कन्फ्रंट किया। उसकी आवाज़ में शॉक और गुस्सा था। उसने इंडिकेट किया कि काउंट सेओद के एक्शंस का मतलब है कि वो एंगेजमेंट तोड़कर उसके कॉन्सिक्वेंसेस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ब्रिटेन ने उसकी बात को सही माना और बताया कि काउंट सेओद मेक अमेंड्स करना चाहता है, इसीलिए वो पिन ड्रैगन फैमिली को कुछ वैल्यूएबल एसेट्स देना चाहता है। उस ऑफर में गोल्ड और क्रिस्टल माइंस इंक्लूडेड द जो बॉर्डर के पास है और साथ ही दो इंपॉर्टेंट लंबर मिल्स भी जो बिनियार्ड फॉरेस्ट में हैं। ये प्रपोजल अपने आप में काफ़ी बड़ा था। सेलिना और मेलबर्न दोनों विजिबली स्टार्टल्ड हो गए। उनके एक्सप्रेशंस में अस्टॉनिशमेंट और डिसबिलीव का मिक्सचर क्लियरली दिख रहा था। एक कैलकुलेटेड टोन में ब्रिटेन ने स्लाइली सेलिना को सजेस्ट किया कि जब उसके पास हाउस होल्ड स्टाफ और नाइट्स की कमी है तो काउंट सेओद का ये जेनरस ऑफर कंसिडर करना शायद वाइज होगा। सेलेना, जिसका प्राइड ब्रिटेन के वर्ड्स से हर्ट हुआ था, अंदर ही अंदर सोच रही थी कि वो और कितना उसके फैमिली ऑनर को इंसल्ट करेगा। वो एक्सेप्ट करती है कि पिन ड्रैगन फैमिली इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही है, लेकिन अपने फैमिली नेम के प्राइड के वजह से वो डिसाइड करती है कि वो ये ऑफर रिजेक्ट करेगी। उसने फर्मली ब्रिटेन को अपने डिसीजन के बारे में इन्फॉर्म किया। ब्रिटेन ने फिर भी उसकी सर्टेनिटी पर सवाल उठाया, ये हाईलाइट करते हुए कि ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है उनके फैमिली के फॉर्च्यून्स को रिस्टोर करने की। सेलेना का फ्रस्ट्रेशन उसकी परसिस्टेंस से बढ़ता गया। तभी एटमॉस्फेयर चेंज हो गया जब नाइट्स ने एंट्री की और अपना रिस्पेक्ट दिया, और उनके बाद एरन पेंड्रैगन ने हॉल में एंट्री ली। सेलेना और मेलबोर्न का मूड एरन के आने से अपलिफ्ट हो गया। रिदन ने एरन की प्रेजेंस को एक सिग्निफिकेंट मोमेंट माना। उसने सोचा कि लूना को ये मोमेंट नोटिस करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी सुपीरियॉरिटी एरन के सामने दिखाना चाहता था। जब एरन ने अपनी सीट ली, ब्रिटेन उसके पास आया, लेकिन एरन ने कन्फ्यूजन के साथ रिएक्ट किया। उसने बताया कि उसकी मेमोरीज चली गई हैं और वो ब्रिटेन को पहचानता नहीं। इस बात से ब्रिटेन शॉक हो गया और सिचुएशन को दोबारा असेस किया। उसने समझा कि एरन का बदला हुआ स्टेट उसकी कैपेबिलिटीज़ को नेसेसरीली कम नहीं करता। राइदन डिटर्मिन्ड था कि वो एरन को उनके बीच की डिस्पैरिटी दिखाए और उसका एटीट्यूड करेक्ट करे। वो आगे आया और अपना स्टेटस डिक्लेयर करने लगा एज द टॉप नाइट ऑफ द सेवर्ड हाउस। लेकिन एरन ने यूज़ अब्रप्टली इंटरप्ट किया और ऑर्डर दिया कि वो पीछे हट जाए। रीदन उसके इस कमांड से स्टन्ड रह गया। एरन ने ब्रिटेन को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि उसमें उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो सिर्फ एक नॉर्मल नाइट है। ब्रिटेन ने फील किया कि यूज़ इंसल्ट किया गया है और उसने एरन से उसकी रूडनेस पर सवाल किया। लेकिन एरन ने स्टर्न टोन में जवाब दिया कि डिसरिस्पेक्ट उसकी साइड से नहीं, ब्रिटेन की साइड से हुआ है, क्योंकि वो उसके कासल में ऐसे आए हैं। अपनी इंटेंस गेज के साथ एरन ने फिर से ब्रिटेन को स्टेप बैक करने को कहा, जिससे ब्रिटेन शॉक में कंप्लाई कर गया। फिर एरन ने लूना की तरफ टर्न करके कहा कि उसके आते ही जो कमोशन हुआ वो एक सिंपल ब्रेकअप के ऊपर था। एरन ने लूना से उनको आगे आने का सिग्नल दिया और सजेस्ट किया कि वो दोनों अपनी बात खुद क्लियर करें। लूना इस सडन टर्न ऑफ इवेंट्स से कॉट ऑफ गार्ड हो गई और सोचने लगी कि अब क्या करे। एरन ने लूना से डायरेक्टली कहा कि सेवर्ड हाउस एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है और पिन ड्रैगन फैमिली को कॉम्पेंसेट करना चाहता है गोल्ड माइन, क्रिस्टल माइन और दो लंबर मिल्स के साथ। उसने सजेस्ट किया कि ये सब मैटर को क्लोज करने के लिए काफ़ी है। लूना, सेलेना और मेलबोर्न एरन के ब्लंट अप्रोच से स्टन्ड थे। सेलेना ने सोचा कि एरन इतना असर्टिव कैसे हो गया, जबकि मेलबोर्न ने कॉशन एडवाइस किया डिसीजन लेने से पहले। एरन ने काउंटकॉर्ड के एक्शंस को एक्नॉलेज किया, लेकिन एम्फोसिस दिया कि पिन ड्रैगन को अपनी स्ट्रेंथ वापस पाने पर फोकस करना चाहिए। उसने इस मैरिज डिस्प्यूट को इनसिग्निफिकेंट बताया और डाउट एक्सप्रेस किया कि क्या पिन ड्रैगन वैसे भी सेवर्ड हाउस का डिसीजन बदल सकता है। एरन ने लूना से पूछा कि क्या वो गलत सोच रहा है। लूना अंदर ही अंदर रियलाइज करती है कि यूज एरन से शादी नहीं कर सकती। ये बात यूज बतानी होगी, लेकिन साथ ही वो ये भी महसूस कर रही थी कि शायद वो एरन पेंड्रैगन के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रही है। एरन ने लूना की हेजिटेशन को नोटिस किया और सजेस्ट किया कि अगर ये सोर्ड हाउस का डिसीजन है तो लूना की पर्सनल फीलिंग्स का कोई मैटर नहीं। उसने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट किया बिना लूना को बोलने का चांस दिए। फिर एरन ने डचेस सेलेना की तरफ टर्न किया और उनसे अप्रूवल मांगा। सेलेना ने अपना ट्रस्ट एक्सप्रेस किया एरन पर एज हेड ऑफ द पिन ड्रैगन फैमिली और कंसेंट दे दिया। सेलेना के अप्रूवल के बाद एरन ने फॉर्मली अनाउंस किया कि उनका और लूना सेउद का एंगेजमेंट अब खत्म हो गया है। लूना और ब्रिटेन इस अनाउंसमेंट से फ्रस्ट्रेटेड थे, जबकि सेलिना और मेलबोर्न ने रिलीफ फील किया। एक मोमेंट ऑफ सॉलिट्यूड में एरन ने अपने ऊपर बढ़ रहे प्रेशर के बारे में सोचा और डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में किसी भी शादी के डिस्कशन से अपने आप को अलग रखेगा। फिर एरन ने डिसाइड किया कि वो आयरीने से पिन ड्रैगन टेरिटरी के इकोनॉमिक स्टेट के बारे में पूछेगा।
उसका रीजनिंग था कि अगर सिर्फ एंगेजमेंट तोड़ने पर इतनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज मिल रही हैं, जैसे क्रिस्टल माइने जो मैजिकल मटेरियल्स के लिए एसेंशियल है, तो यूज इससे मना करने का कोई रीजन नहीं दिख रहा। अगर वो क्रिस्टल माइने सिक्योर कर ले तो पिन ड्रैगन स्किल्ड मेजेस को अट्रैक्ट कर सकता है, जो उनकी कैपेबिलिटीज को एनहांस करेगा। जब एरन कॉरिडोर से वॉक कर रहा था, उसने एक पोर्ट्रेट देखा उस एल्डरली वुमन का जिसे उसने पहले अपने रूम में देखा था। क्यूरियस होकर उसने लिंजे से पूछा कि वो वुमन कौन है। लिंसी ने बताया कि वो लेडी आतिया पेंड्रैगन है, एरन के ग्रैंडफादर सिरिन पेंड्रैगन की बड़ी बहन। एरन ने उनका नाम रिपीट किया और तभी आतिया पेंड्रैगन खुद उसके पीछे से बोल उठी, एरन को उनका नाम प्रॉपरली लेने के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हुए। एरन उनके सडन अपीयरेंस से स्टार्टल्ड था। आतिया ने बताया कि वो उससे प्राइवेटली बात करना चाहती हैं और उसे इनवाइट किया कि वो उसके साथ एक कन्वर्सेशन करे। आरोन ने लेडी एए की तरफ कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा, ये सोचते हुए कि उन्होंने उससे मिलने की इच्छा क्यों जताई। लेडी एए ने सीरियस अंदाज में उसकी नज़रों का सामना किया और फिर सच बताया, वो एक गोस्ट थी और लिविंग लोगों से बात करने के लिए उसका नाम लिया जाना ज़रूरी था। आरोन थोड़े शॉक में था इस अजीब एक्सपीरियंस पर सोचते हुए। एक दशक से मॉन्स्टर्स से लड़ने के बावजूद एक स्पिरिट से बात करना उसके लिए बिल्कुल नया था। वो अब तक हो रही अजीब घटनाओं को याद करने लगा, जो तब से हो रही थीं जब से उसने इस अनजान बॉडी में होश संभाला था। लेडी ए ने बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर बात शुरू कर दी। उसकी तेज नज़रें आरोन को घूर रही थीं जब उसने उसके आइडेंटिटी पर सवाल उठाया। उसे पता था कि वो असली आरोन पेंड्रैगन नहीं था। ये सुनकर आरोन को जोर का झटका लगा। उसकी डिसबिलीफ को समझते हुए लेडी एटिया ने अपना टोन थोड़ा नरम किया और उस ब्लंट बात के लिए माफ़ी मांगी जो शायद उसे थ्रेटनिंग लगी हो। उसने बताया कि ये नॉलेज उसे एसएलडीआर से मिली थी, जिसने उसे आरोन की असली सच्चाई बताई थी। अब सब कुछ धीरे धीरे आरोन को समझ में आने लगा। एक क्लैरिटी के साथ उसने पूछा कि क्या लेडी ए ड्रैगन से भी कम्युनिकेट कर सकती है और क्या उसे उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता है। लेडी एटिया ने माना कि उसे ये नॉलेज नहीं है और उसने भी ये जानने की इच्छा जताई कि असल में क्या हुआ था। अरोन ने सोचा कि अगर लेडी ए वाकई एक आत्मा है ये और वो डिसीजन ही लेकर अकेला है जो उसे आरोन ने देख सब कुछ सकता है, बताने की तो ठानी, शायद वो चाहे उसकी लेडी ए जर्नी में माने या ना एक माने। यूज़फुल एलाई उसने बन अपने सकती है। पास्ट की पूरी कहानी बताई, किस तरह वो आज इस हालत में पहुंचा, और अपनी असली आइडेंटिटी भी बताई, रेवन वॉल्ट। आरोन ने वो दिन याद किया जब लोब प्लेन पर आरोन और रेवन दोनों की मौत हो गई थी, या ऐसा माना गया था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि रेवन आरोन पेंड्रैगन की बॉडी में क्यों और कैसे जागा। जब आरोन अपनी कहानी सुना रहा था, लेडी ए धीरे धीरे उसकी असलियत को समझने लगी। आरोन को हैरानी हुई जब उसने उसकी स्टोरी को एक्सेप्ट कर लिया। लेडी ए ने उसे भरोसा दिलाया कि उसके लिए बिलीफ का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि आरोन की प्रेजेंस ही सबसे बड़ा प्रूफ थी। यहाँ तक कि सोल्ड्रेक ने भी उसकी एग्जिस्टेंस को एक अनोमली माना था, जो उसकी सच्चाई को और वैलिडेट करता था। एटिया खुद भी अब आरोन की बातों को सच मानने लगी थी। लेकिन तभी उसने एक शॉकिंग बात कही, जिसने आरोन को अंदर से हिला दिया। उसने कहा कि शायद वो आरोन जिसे रेवन ने लॉबस्टीन प्लेन पर बचाया था, असली नहीं बल्कि एक इम्पोस्टर था। ये सुनकर आरोन स्टन्ड रह गया। अब एटिया ने पेंड्रैगन लिनिएज का इंट्रिकेट हिस्ट्री बताना शुरू किया। उसने बताया कैसे जनरेशन से एयर्स सोल ड्रेक के साथ पैक्ट बनाते आए हैं, जिससे पावर और ड्यूटी की एक पूरी कहानी बुनी गई है। फिर उसने रेवन से पूछा, क्या उसने कभी मेलम खोलने की ज़रूरत के बारे में सुना है। एटिया ने पेंड्रैगन मेलम की असली वैल्यू बताई। ये सिर्फ एंसेस्ट्रल सोल्स का रेस्टिंग प्लेस नहीं था, बल्कि ये एक ट्रेजरी था जिसमें फैमिली की फॉर्च्यून, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स और एसएलडीआर के फेमिलियर्स थे। मेलम के अंदर एक मैजिक टावर था, जिसमें पेंड्रैगन वंश की क्लोजली गार्डेड सीक्रेट्स छुपी हुई थीं। यही उनका ग्रेटनेस का सोर्स था। मेलम का खुलना पेंड्रैगन फैमिली के लिए स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का संकेत था, और उसका बंद होना डिक्लाइन का। आर्टिया ने समझाया कि मेलम गेट सिर्फ पेंड्रैगन एयर्स ही खोल सकते थे। फिर उसने बताया कि सोल ड्रेक के साथ पैक्ट बनाना कितना मुश्किल था। उसकी अथॉरिटी इतनी पावरफुल थी कि उसे चैलेंज करना भी एक बड़े वॉरियर के बस की बात नहीं थी। पेंड्रैगन एयर के पास सिर्फ एक चांस होता था पैक्ट बनाने का। अगर फेल हुए तो ड्यूटी अगले जनरेशन को पास हो जाती थी। इवन क्लीन और उसके प्रिडिसेसर गॉर्डन जैसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स भी सोल ड्रेक से पैक्ट करने में स्ट्रगल कर चुके थे। ये पैक्ट इतना डिफिकल्ट था,
एरन को हिस्ट्री का सबसे वीक पेंड्रैगन माना जाता था और सोल्ड्रेक ने उसे इजीली हरा दिया था, जिससे वो कोमा में चला गया था। एए ने बताया कि जो एयर सोलर से हार जाते हैं वो रेयरली एवर वापस होश में आते हैं। नोबल वाइट ड्रैगन सिर्फ उसी को सबमिट करती है जो उसकी अथॉरिटी को हरा दे। इसलिए एरन के चांसेस सोल्ड्रेक के साथ रेवनवॉल्ट को मिलने के लिए जाने के लगभग नामुमकिन लग रहे थे। एरन ये सब सुनकर शॉक्ड था, लेकिन एटिया ने फिर से टॉपिक पर वापस लाकर उसका ध्यान हटाया। उसने कहा कि फिलहाल उसकी आइडेंटिटी मायने नहीं रखती। उसने जोर देकर कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, एरन पेंड्रैगन के अंदर अब एक दूसरी सोल जाग चुकी है। एरन ने ए से पूछा कि उसका मतलब क्या है। ए ने बताया कि ये बॉडी भले ही एरन की हो, लेकिन इसके अंदर की सोल एरन की नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सोल ड्रेक के साथ पैक्ट करने का एक और चांस अब भी बाकी है, क्योंकि सोल डिफरेंट है। इसके बाद ए ने रेवन के लिए एक बोल्ड प्लान बताया। उसने बताया कि फिलहाल पेंड्रैगन फोर्सेस बहुत कमज़ोर हैं और अब रेवन को एक खतरनाक जगह की तरफ जर्नी करनी होगी, अनोना। जंगल एक ऐसा जगह थी जहां खतरनाक मॉन्स्टर्स भरे पड़े थे। लगातार अटैक्स से लड़ते हुए रेवन आखिरकार उस जंगल के सेंटर तक पहुंचेगा, पेंड्रैगन मोसुम। वहां वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगा और एसएलडीआर के साथ एक पैक्ट बनाएगा जो मेलम का गार्डियन है। एटिया ने रेवन से कहा कि वो अपने असली पेंड्रैगन एयर वाले डेस्टिनी को एक्सेप्ट करे और इस मिशन को अंडरटेक करे। एक क्वेश्चनिंग नजर के साथ उसने रेवन से पूछा कि क्या वो मानता है कि वो ये टास्क पूरा कर सकता है। रेवन ने दृढ़ता से हाँ कहा। उसने बताया कि उसे मॉन्स्टर से लड़ने की आदत है और वो मेलम खोलने से मिलने वाले पोटेंशियल बेनिफिट्स को लेकर होपफुल है। रेवन के कमिटमेंट को देखकर एटिया ने अप्रूवल में सिर हिलाया और उसके डिटर्मिनेशन से कॉन्फिडेंट लगी। उसने एम्फसाइज किया कि ये क्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रेवन और पेंड्रैगन लीनिएज दोनों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा एए ने बताया कि रेवन को पर्सनल बेनिफिट भी मिलेगा अगर पेंड्रैगन नेम फिर से अपनी अथॉरिटी हासिल कर लेता है। अपने खुद के एम्बिशंस को ध्यान में रखते हुए रेवन ने वादा किया कि वो अवेलेबल रिसोर्सेज का पूरा यूज करेगा। ए ने रेवन की स्ट्रांग और डिसाइसिव नेचर को देखा और उसके डिटर्मिनेशन की तारीफ की। उसे रेवन के लिए एक खास कनेक्शन सा फील हुआ। उसने रेवन को एश्योर किया कि उसे उसकी गोल से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि वो भी चाहती है कि पेंड्रैगन अपनी लॉस्ट ग्लोरी वापस पाए। ये उसकी खुद की भी इच्छा थी। एटिया ने वादा किया कि वो रेवन के रास्ते में कोई बाधा नहीं बनेगी। रेवन ने उसकी समझदारी के लिए उसका धन्यवाद किया। अब जब आगे का प्लान क्लियर था, रेवन को समझ आया कि उसे अपने वैसल्स पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करना होगा। एरन के कोमा में जाने के बाद जो सपोर्ट फैमिली को मिला था, उसके बावजूद लोग उसे अभी भी लाइटली ले रहे थे। रेवन को पता था कि उसके प्रीडिसेसर के एक्शंस की वजह से लोग अब भी उसे लाइटली लेते हैं। एटिया ने भी रेवन की बात से अग्री किया और माना कि कुछ लोग अभी भी पेंड्रैगन के करंट हेड को अंडर एस्टिमेट करते हैं और पेंड्रैगन परिवार की हालत को भी। एए ने रेवन को कहा कि वो लॉयल वैसल्स की पहचान करे और एक हेड ऑफ द कासल के रूप में अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करे। रेवन ने इस टास्क को एक्सेप्ट किया और समझा कि उसे अपने वैसल्स को कमांड करना होगा और मौसम को खोलने के लिए होने वाली बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी होगी। एक डिटरमिन्ड आवाज में रेवन ने कहा कि वो सब कुछ आधे महीने के अंदर कंट्रोल में ले आएगा, चाहे उसके लिए फोर्स क्यों ना यूज करनी पड़े। सीन अब बाहर के लैंडस्केप में शिफ्ट होता है, जहां एरन अपनी इंटेंस ट्रेनिंग में लगा हुआ है। एरन वो सेंसेशंस दोबारा पाना चाहता है जो उसने रेवन के रूप में महसूस किए थे जब वो मॉन्स्टर्स का शिकार करता था। उनकी बड़ी साइज, उनकी नंबर्स और उनका शिकार जैसी बिहेवियर, इन सब से लड़ना उसकी आदत बन चुकी थी। अब वो ठान चुका था कि वो अपने साथियों पर सिर्फ फाइटर की तरह डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि हर मॉन्स्टर को अकेले ख़त्म करने के इरादे से शिकार करेगा। वो अपने पास्ट लाइफ की ट्रेजेडीज़ को दोबारा रिपीट नहीं होने देना चाहता था। लिंडा, जो एरन की इंटेंस ट्रेनिंग देख रही थी, उसकी डेडिकेशन से हैरान थी। उसने उसकी स्ट्रेंथ की तारीफ की और उसके एबिलिटीज़ को जेन्युइनली एडमायर किया। एरन रिफ्लेक्ट करता है कि रेवन की कॉन्शियसनेस उसके शरीर में आने के बाद उसमें कितना बदलाव आ गया है। पहले जो शरीर तलवार तक नहीं उठा सकता था, अब उसकी रिलेंटलेस वर्कआउट रूटीन की वजह से वो बॉडी रेवन जैसी स्ट्रांग हो गई थी, ठीक वैसे जैसे रॉक्सस यूनिट के टाइम में थी। रेवन को पता भी नहीं चला, लेकिन उसकी हीलिंग और कॉम्बैट एबिलिटीज़ भी एरन में शिफ्ट हो गई थीं। ये एक रिमार्केबल चीज़ थी जिसके लिए एरन बहुत ग्रेटफुल था। उसी वक्त पेंड्रैगन हाउस का एक नाइट, मार्क किलियन, एरन के पास आया। उसने एरन को सोर्ड स्पारिंग का ऑफर दिया। किलियन ने कहा कि एरन अपनी स्किल्स को और शार्पन कर सकता है। एरन ने किलियन के ऑफर के बारे में थोड़ी देर सोचा, लेकिन अभी के लिए मना कर दिया। उसने बताया कि वो बाद में कुछ खास प्लान कर रहा है उसके लिए। सीन अब शिफ्ट होती है कॉनरैड कासल के मेन हॉल में, जहां एक सभा हो रही है। एरन ने सभी को एड्रेस करते हुए अनाउंस किया कि वो जल्द ही मेलम को खोलने का इरादा रखता है।
ये अनाउंसमेंट सुनकर किलियन, बटलर और सोल्जर्स सब शॉक्ड रह गए। किलियन ने अपनी चिंता जाहिर की। उसने कहा कि अगर एरन सच में मेलम खोलना चाहता है तो उसे अनोना फॉरेस्ट को कॉन्कर करना होगा, और वो भी सिर्फ करंट ट्रूप स्ट्रेंथ के साथ। रिस्पेक्टफुली किलियन ने कहा कि उसे डाउट है कि एरन इतने कम ट्रेनिंग के साथ बैटलफील्ड को लीड कर पाएगा। एरन ने किलियन से कहा कि फिलहाल अपने डाउट्स को थोड़ा साइड में रखे और गेट की सिचुएशन के बारे में प्रॉपर जानकारी दे। किलियन ने बताया कि वहाँ हालत बहुत ख़राब है। मॉन्स्टर्स और बैंडिट्स हर जगह फैले हुए हैं। हर टाउन में लोग अपने अपने लेवल पर विजिलेंटी ग्रुप्स बना रहे हैं ताकि इस थ्रेट से लड़ सकें। रूम का एटमॉस्फेयर हैवी हो गया। एरन ने किलियन की ग्रिम रिपोर्ट को एक्नॉलेज किया। मॉन्स्टर्स और बैंडिट्स लगातार गेट के करीब आते जा रहे थे और कासल की सिक्योरिटी को खतरा था। इस खतरे के बावजूद एरन ने फर्म डिसीजन लिया। पेंड्रैगन अपने गेट को नहीं छोड़ेगा। लेकिन बटलर ने थोड़ी कॉशन की सलाह दी। उसने कहा कि उन्हें अपनी फैमिली की पावर को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, क्रिस्टल माइंड्स के थ्रू, जो एससीओट्स द्वारा दिए गए थे। उसने ये भी सजेस्ट किया कि एरन को सर के साथ कुछ टैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी चाहिए। किलिन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन एरन ने उसे रोकते हुए हार्श रियलिटी की तरफ इशारा किया। पेंड्रैगन के पास ना तो इतना मैन पावर था कि वो क्रिस्टल माइंड्स को प्रोटेक्ट कर सके, और ना ही उन्हें प्रॉपरली ऑपरेट करने की क्षमता। उसने जोर देकर कहा कि टाइम बहुत कीमती है और कोई डिले ऑप्शन नहीं है। एक डिसाइसिव कदम उठाते हुए एरन ने अनाउंस किया कि वे 15 दिनों में निकलेंगे और वो खुद इस ऑपरेशन को लीड करेगा। उसने साफ साफ कहा कि किसी भी ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एरन की इस बात पर किलियन हंस पड़ा, जिससे एरन का ध्यान उसकी तरफ गया। हल्की सी डिफाइंस के साथ एरन ने किलियन को चैलेंज करते हुए पूछा कि उसे इसमें मजाक क्या लगा। फिर उसने कमांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी किलियन को दे दी। सीढ़ियां उतरते हुए एरन के चेहरे पर प्योर डिटर्मिनेशन था। उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर किया। हर बार उसे ऑपोजिशन का सामना क्यों करना पड़ता है। किलियन की तरफ मुड़ते हुए एरन ने उसे एक ड्यूएल के लिए चैलेंज कर दिया, ये कहते हुए कि किलियन बार बार उसे रोकने की बात करता है। एरन ने कहा कि उसने किलियन के लिए एक ग्रैंड स्टेज तैयार किया है। किलियन थोड़े शॉक्ड होकर एरन की डिटर्मिनेशन पर डाउट जताने लगा। उसने कहा कि एरन ने अब तक प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं ली, वो फ्रंट लाइन पर कैसे सरवाइव करेगा। एरन ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे बातें कम करो, तलवार से जवाब दो जैसा जवाब दिया। उसने अपनी तलवार निकाली और किलियन पर चार्ज कर दिया। किलियन ने उसका पहला अटैक पैरी कर लिया, लेकिन उसे एरन की स्ट्राइक की ताकत महसूस हुई। जवाब में किलियन ने एक काउंटर अटैक किया, लेकिन एरन ने उसे बड़े स्किल से डॉज कर लिया। एक मौका देखते हुए एरन हवा में उछला और एक पावरफुल स्ट्राइक लॉन्च किया। किलियन ने काउंटर स्ट्राइक किया, लेकिन एरन ने खुद को पीछे खींचते हुए सुपीरियॉरिटी दिखाई। उसने साफ कर दिया कि वो किसी बिगिनर से हारने वाला नहीं है। जब एरन ने अपनी स्ट्राइक वापस ली, किलियन को लगा शायद एरन हार मान गया। लेकिन अचानक एक तेज और अनएक्सपेक्टेड मूव में एरन ने अपनी सोर्ड की ढाल के पीछे से एक डिसाइसिव ब्लो दिया, सीधा किलियन के चेस्ट पर, जिससे किलियन जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ के लोगों में शॉक की लहर दौड़ गई। एरन ने फिर से सारे सोल्जर्स को एड्रेस किया और अपनी बात दोहराई कि वे 15 दिनों में निकलेंगे और वो खुद वाइट ड्रैगन से पैक्ट करेगा ताकि मेलम खोला जा सके। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो अभी बोले। लेकिन सोल्जर्स ने एक स्वर में एरन की लीडरशिप को एक्सेप्ट किया और उसे अपना सपोर्ट दिया। इस बीच कॉनराड कासल के गेस्ट रूम में लूना मौजूद थी। ब्रिटेन अंदर आया और लूना से पूछा कि उसने पेंड्रैगन की टेरिटरी में रुकने का फैसला क्यों किया। लूना ने साफ कहा कि वो यंग लॉर्ड एरन के साथ बैटलफील्ड में जाएगी। ब्रिटेन को यह सुनकर हैरानी हुई और उसने लूना की इंटेंशंस पर सवाल उठाया। एंगेजमेंट टूट चुका था और एरन की लड़ाई में कमजोरी अब तक एक फैक्ट थी, भले ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन साफ दिख रहा था। ब्रिटेन ने सजेस्ट किया कि लेडी लूना को सॉर्ड टेरिटरी वापस चलना चाहिए और वो खुद एक स्किल्ड नाइट होने के नाते उसे एस्कॉर्ट करेगा। लूना ने शार्पली उसकी बातों को रिजेक्ट किया और उसके कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड की निंदा की। उसने ब्रिटेन के एरोगेंट और दूसरों को छोटा समझने के रवैये की आलोचना की और कहा कि उसे उसके रुकने के असली कारणों का अंदाजा भी नहीं है। लूना ने बताया कि पेंड्रैगन्स सॉर्ड फैमिली के रिश्तेदार हैं, एम्पायर के 5 ड्यूकल हाउसेज में से एक, और उनमें एम्परर का खून भी है। एंगेजमेंट टूटने के बावजूद लूना ने कहा कि पेंड्रैगन की एक्शंस को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सॉर्ड हाउस के लिए पोटेंशियल लॉसेस और गेन्स का पता लगाया जा सके। उसने ये भी कहा कि ऐसे टाइम में सॉर्ड टेरिटरी लौटना फूलिश होगा, खासकर जब यंग लॉर्ड एरन अपने फ्रंट के सफर पर जा रहा हो। लूना ने साफ कहा कि वो एरन के साथ जाएगी ताकि डेवलपमेंट्स को खुद विटनेस कर सके। ब्रिटेन ने आखिर में लूना की बातों से अग्री किया, लेकिन ये कहा कि वो सिर्फ बेलेंट गेट तक ही उनके साथ जाएगा।
उसने लूना से वादा लेने की कोशिश की कि गेट तक पहुंचने के बाद वो उसके साथ घर लौटेगी। लूना ने सहमति जताई और उसे भरोसा दिलाया कि वो अपना वादा निभाएगी। लेकिन अपने दिल में लूना एरन के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच रही थी। उसे यकीन था कि अगर एरन अपनी न्यू फाउंड स्ट्रेंथ से मेलम खोलने में सफल हो गया तो पेंड्रैगन हाउस जरूर अपनी खोई हुई महिमा वापस पा लेगा। लूना ने ठान लिया कि वो खुद विटनेस करेगी कि एरन अब कितना पावरफुल बन चुका है। दूसरी तरफ ब्रिटेन एरन से मिले ह्यूमिलिएशन को लेकर अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे ये लगने लगा था कि जैसे ही वो सब बाहर की दुनिया में निकलेंगे वो एरन को हार्श रियलिटीज से रूबरू कराएगा। सीन अब 15 दिन बाद की तरफ ट्रांजिशन होता है। कासल के बाहर सभी फोर्सेस जमा हैं और डिपार्चर के लिए तैयार हैं। एरन की मां सेलेना उसे जोर से गले लगाती है और उससे सेफ वापस लौटने का वादा मांगती है। एरन उसे रीअश्योरेंस देता है वो वाइट ड्रैगन और मेलम को सिक्योर करके सेफ वापस लौटेगा। फिर वो आयरीन और मिया की तरफ देखता है जो आंसू बहा रही हैं। उन्हें कंफर्ट देते हुए एरन उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो सही सलामत लौटेगा। लिंडसे एरन के पास आती है और इशारा करती है कि अब चलने का टाइम हो गया है। एरन अपने घोड़े पर चढ़ता है जर्नी शुरू करने के लिए तैयार। उसी वक्त बटलर वहां पहुंचता है। एरन को पेंड्रैगन की रिवियर्ड तलवार दी गई। जैसे ही उसने तलवार को एक्सेप्ट किया खिड़कियां तेज हवा से चिल्ला उठीं। तलवार को पकड़ते हुए एरन ने आने वाली बैटल के सिग्निफिकेंस पर विचार किया। उसने ठान लिया कि वो पेंड्रैगन की खोई हुई पावर वापस लाएगा और वॉल्ट हाउस की उस लॉन्ग अवेटेड विश को पूरा करेगा जो वो पास्ट में पूरी नहीं कर सका। ये ट्रेजर्ड सोर्ड हाथ में लेकर एरन ने फैसला किया कि वो रेवन फैमिली की लॉस्ट ऑनर को वापस लाएगा और एम्पायर के खिलाफ लगे बिट्रेयल के कलंक को मिटा देगा। प्योर डिटर्मिनेशन के साथ एरन ने खुद को बैटल के लिए तैयार किया। उसने अपनी तलवार उठाई और अपने ट्रूप्स को प्रेरित किया कि वो पेंड्रैगन की ग्लोरी के लिए लड़ें। सारे सोल्जर्स जोश में आकर आगे बढ़े फॉरेस्ट में छिपे मॉन्स्टर्स वुल्व्स का सामना करने के लिए। किलियन ने एरन को सावधानी बरतने के लिए कहा, लेकिन एरन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो इन क्रीचर्स को एक सिंगल स्विफ्ट स्ट्राइक से हरा सकता है। एक तेज वार में एरन ने मॉन्स्टर्स को मार गिराया जिससे ट्रूप्स का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसने उन्हें बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ने के लिए कहा। किलियन, लिंडजे और लूना हैरानी से एरन की स्किल्स को देख रहे थे। जब वे बेलेंट गेट पहुंचे एरन ने अपने ट्रूप्स को रोका और किलियन को बाहर रुकने का आदेश दिया ताकि वो अंदर की स्थिति का जायजा ले सके। किलियन ने सोल्जर्स को कहा कि अगले आदेश तक आराम करें। एरन के पास लिंडसे आई और उसे पानी दिया। उसका चेहरा धूल से भरा हुआ था। एरन ने उसकी हालत देखकर उसे थोड़ी देर आराम करने और मुंह धोने को कहा। शर्माते हुए लिंडसे ने मना कर दिया, कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती। एरन ने उसे ये आदेश माना और उसे विश्वास दिलाया कि उसे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उसकी खुद की सेहत भी उतनी ही ज़रूरी है। लिंडसे ने उसकी बात मान ली और उसकी बातों का पालन करने को राजी हो गई। बेलेंट गेट के अंदर जाते ही एरन को डिसअपॉइंटमेंट हुआ। वहाँ की हालत उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा खराब थी। पर्सनल और रिसोर्सेज की भारी कमी थी, फोर्ट्रेस की हालत बदहाल थी और सोल्जर्स के इक्विपमेंट भी पूरी तरह से वॉर्न आउट थे। एरन ने सोचा कि शायद रॉक्सस यूनिट भी इससे बेहतर हाल में होती। बेलेंट गेट की इंपॉर्टेंस और पेंड्रैगन टेरिटरी की वैल्यू को पहचानते हुए एरन वहाँ की कमांड और नाइट्स की इनकॉम्पिटेंस से बहुत निराश हुआ। उसने किलियन से पूछा कि लीडरशिप कहाँ है। किलियन ने रिवील किया कि वहाँ के नाइट्स डेजर्ट कर चुके हैं और सोल्जर्स को भी साथ ले गए। ये सुनकर एरन शॉक में आ गया और उसकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गई। उसने किलियन को बताया कि वो अगली सुबह डिजर्टर्स का पीछा करेगा। एरन ने समय बर्बाद किए बिना किलियन को आदेश दिए कि वो सभी तैयारियों में लग जाए बिना किसी डिले के। अपने रिजॉल्व को और मजबूत करते हुए एरन ने वादा किया कि वो उन सोल्जर्स को सीधा जवाब देगा जो पेंड्रैगन की अथॉरिटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। सीन अब पेंड्रैगन की टेरिटरी में साउथ स्टोन फॉरेस्ट की तरफ शिफ्ट होती है जहां एक अबैंडन्ड मॉनेस्ट्री अब बैंडिट्स का रैंडेवू पॉइंट बन चुका था। वहां तेजी से खबर फैल रही थी कि एरन पेंड्रैगन जाग चुका है। डिटर्मिनेशन के साथ बैंडिट्स ने तय कर लिया कि वो खुद एरन पेंड्रैगन से निपटेंगे। सीन अब बेलेंट गेट में एरन पेंड्रैगन के प्राइवेट क्वार्टर्स में जाता है। एरन किलियन और बाकी लोगों को बताता है कि वो पेंड्रैगन फोर्सेस से एक दिन पहले निकल जाएगा और किलियन अपनी ट्रूप्स के साथ उसके पीछे आएगा। किलियन ने चिंता जताई कि अगर वो चले गए तो गेट डिफेंस के लिए कमांडर्स और सोल्जर्स की कमी हो जाएगी। उसी वक्त ब्रिटेन अंदर आया और किलियन को आश्वस्त किया कि सियोड हाउस सोल्जर्स भेजेगा ताकि उनकी गैर मौजूदगी में गेट की सुरक्षा बनी रहे। ब्रिटेन ने बताया कि ये सियोड की तरफ से पेंड्रैगन की कॉनरैड कासिल में मेज़बानी का बदला होगा। उसने एरन को अपनी पर्सनल मदद की पेशकश भी की, एक ग्रैटिट्यूड के सिंबल के रूप में। लेकिन एरन अब भी ब्रिटेन की इंटेंशंस को लेकर सतर्क था।
उसे उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। फिर भी एरन ने टेम्परेरीली ब्रिटेन की मदद स्वीकार करने का फैसला किया, क्योंकि सियोड के रिसोर्सेज का यूज़ करना उपयोगी साबित हो सकता था। किलियन की पॉसिबल नाराज़गी को एक्नॉलेज करते हुए एरन ने उसे भरोसा दिलाया कि उनका असली मकसद मिशन की सफलता है। किलियन ने एरन को भरोसा दिलाया कि मौजूदा हालत में प्रैक्टिकलिटी दिखाना अपीयरेंस से ज़्यादा ज़रूरी है। उसने बताया कि बैंडिट लीडर डेल जेफरी डेजर्ट करते वक्त 20 से ज़्यादा सोल्जर्स को साथ ले गया था और अब तक शायद और भी फॉलोअर्स जोड़ चुका होगा। किलियन के अनुसार जितनी बड़ी पेंड्रैगन की फोर्स होगी, उतने ज़्यादा जीत के चांसेस होंगे। एरन ने किलियन की समझदारी को अप्रिशिएट किया। एरन ने डेल जेफरी के बारे में और जानने की इच्छा जताई। किलियन ने डेल जेफरी को एक स्किल्ड सोर्ड्समैन बताया, लेकिन साथ ही एरोगेंट भी। उसने बताया कि जब एरन कोमा में गया था, तो डेल जेफरी ने बेशर्मी से बैरन का टाइटल और गेट के पास के 3 विलेजेस पर कंट्रोल मांगा था। जब डचेस ने साफ मना कर दिया, तब उनके रिश्ते में दरार आ गई, जिससे डेल ने एक एक की से होई से अब डेल जेफरी एक बैंडिट बन चुका था और साउथ स्टोन विलेज के आसपास के इलाके को कंट्रोल कर रहा था। यह सुनकर एरन ने कंक्लूड किया कि डेल जेफरी बेवकूफ़ नहीं था। उसने अंदाज़ा लगाया कि विलेजेस पर हमला करना और वहां से पावर एक्सपैंड करना गेट को सीधे ऑक्यूपाई करने से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और एफिशिएंट था। एरन ने सोचा कि अगर वो डेल जेफरी की जगह होता, तो शायद वही करता जो उसने किया। किलियन ने एरन को आगे बताया कि साउथ स्टोन विलेज पूरी तरह से तबाह हो चुका है और अगर पेंड्रैगन ने तुरंत एक्शन नहीं लिया, तो बैंडिट्स शायद गेट पर भी कब्जा कर सकते हैं। ये सुनकर एरन ने फैसला किया कि वो पूरे ऑपरेशन की योजना खुद बनाएगा, लेकिन उसका कमांड किलियन को देगा। किलियन एरन के इस फैसले से थोड़ा चौंक गया। एरन ने समझाया कि जो लोग किलियन के अंडर एरन की अनुपस्थिति में लड़े थे, वो किलियन के ऑर्डर्स को ज़्यादा आसानी से मानेंगे, क्योंकि उनके बीच पहले से रपोर्ट बना हुआ है। एरन और उन लोगों के बीच अभी रिश्ता बना ही नहीं है। एरन ने किलियन को भरोसा दिलाया कि वो उस पर ट्रस्ट करता है और उसी पर डिपेंड कर रहा है। किलियन ने एरन के इस भरोसे के लिए आभार जताया और रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने का वादा किया। इसके बाद एरन ने किलियन को ट्रूप्स का कमांड दिया और ब्रिटेन को लिएजन ऑफिसर और कैवलरी मैन की ड्यूटी दी। प्लान्स तय हो जाने के बाद एरन ने दोनों को इंस्ट्रक्टेड किया कि वे रेस्ट करें, क्योंकि अगली सुबह डिपार्चर होना था। जब किलियन जाने को मुड़ा, एरन ने उसे रोक लिया और सिंसियर तरीके से उस पिछले इनकाउंटर के लिए माफ़ी मांगी। किलियन ने उसे रीअश्योर किया और उसका कंसर्न समझा। उसने कहा कि उसे कोई चोट नहीं आई थी और उसने एरन की सोच की सराहना की। एरन ने फिर कहा कि वो आगे भी चाहता है कि किलियन पेंड्रैगन का नाइट बनकर काम करता रहे। उनकी बातचीत खत्म होते ही किलियन वहां से चला गया और एरन अपने थॉट्स में डूब गया। सीन अब साउथ स्टोन विलेज में शिफ्ट होती है, जहां एक सोल्जर डेल जेफरी को रिपोर्ट देता है कि विलेज की सारी रिसोर्सेज खत्म हो चुकी हैं। अपना अगला कदम सोचते हुए जेफरी ने सोचा कि अब गेट पर हमला करने का टाइम आ गया है। उसके दिमाग में एक फ्यूचर बनने लगा जहां पेंड्रैगन उसके कंट्रोल में होगा। उधर एरन और पेंड्रैगन फोर्सेस साउथ स्टोन विलेज पहुंचे और उस विलेज की बर्बादी को देखकर शॉक्ड रह गए। एरन ने देखा कि हालत उसकी एक्सपेक्टेशंस से भी ज़्यादा खराब थी। उसने किलियन से पूछा कि क्या पेंड्रैगन की बाकी टेरिटरी भी ऐसी ही हालत में है। किलियन ने कंफर्म किया कि एरन का अंदाज़ा सही था। पेंड्रैगन की 70% टेरिटरी इसी तरह तबाह हो चुकी है। किलियन ने बताया कि कुछ विलेजेस अपने दम पर बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेट से हेल्प मांगने पर उन्हें बैंडिट्स और मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ता है, जिससे वो और मुश्किल में फंस जाते हैं। एरन को एहसास हुआ कि मेलम को रिक्लेम करने के साथ साथ उसे पूरी पेंड्रैगन टेरिटरी की हालत को भी सुधारना होगा। तभी ऊपर से एक रसलिंग की आवाज़ आई, जिसने सबका ध्यान खींचा। एरन ने तुरंत सबको अलर्ट किया। एक मॉन्स्टरस क्रीचर पेड़ से नीचे उतरा। वो एक हार्पी था। एरन ने नोट किया कि उसका इस समय आना बहुत सही मौका था। एरन ने उस बर्ड मॉन्स्टर पर तलवार से वार किया, लेकिन वो स्किलफुली उसके अटैक से बच गया। तुरंत एरन ने अपने 5 अरालेस को आगे बुलाया और आदेश दिया कि वो हार्पी को नुकसान पहुंचाए बिना पकड़ लें। अरालेस ने प्रिसीजन के साथ हार्पी को पकड़ लिया। किलियन ने रिमार्क किया कि अब मॉन्स्टर्स इंसानी विलेजेस तक आने लगे हैं और पहले से ज़्यादा बोल्ड हो गए हैं। अचानक बुशेस से गॉब्लिन्स निकलकर एरन पर हमला करने लगे, लेकिन एरन ने उन्हें एफर्टलेसली हरा दिया। अब हार्पी और गॉब्लिन्स दोनों उसके पैरों के पास पड़े थे। किलियन ने सजेस्ट किया कि इन मॉन्स्टर्स को मार देना चाहिए, लेकिन एरन का प्लान अलग था। एरन ने डिक्लेयर्ड किया कि ये हार्पी और गॉब्लिन्स अब उनकी टीम का हिस्सा बनेंगे। ये सुनकर किलियन और बाकी सोल्जर्स शॉक्ड हो गए और एरन की रीजनिंग पर सवाल उठाया। एरन ने एक्सप्लेन किया कि गॉब्लिन्स की आईसाइट बहुत तेज होती है और हार्पीज अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं।
ये दोनों उनकी मिशन में वैल्यूएबल एलाइज बन सकते हैं। उसने इन्हें यूजफुल फेमिलियर्स की तरह देखा। किलियन को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सुना कि कोई मॉन्स्टर्स को फेमिलियर्स की तरह यूज करता हो। एरन ने याद दिलाया कि किलियन ने बैटलफील्ड पर पहले भी कुछ ऐसा देखा था। हालांकि किलियन कुछ कंफ्यूज था, एरन ने कह दिया कि उसने ये कॉन्सेप्ट एक बुक में पढ़ा था। उसने कहा कि अगर वो मॉन्स्टर्स या किसी भी रिसोर्स को यूज कर सकता है तो वो जरूर करेगा। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ एरन ने किलियन से कहा कि वो बस ऑब्जर्व करे। एरन गॉब्लिन्स के पास गया और उनसे पूछा कि वे फॉरेस्ट से बाहर इंसानों की टेरिटोरी में क्यों आए। एक गॉब्लिन, जिसने खुद को काजल बताया, ने बताया कि एरन के ग्रुप के अलावा बहुत सारे खतरनाक क्रीचर्स जैसे वुल्व्स, गूल्स, हार्पीज, ऑर्क्स और यहाँ तक कि एक वाइट ड्रैगन भी उनके हंटिंग ग्राउंड्स में आ चुके थे, जिससे उन्हें इंसानों की टेरिटोरी में रेफ्यूज लेना पड़ा। काजाल की स्थिति को समझते हुए एरन ने हार्पी की तरफ देखा, जिसका नाम टाटा था। एक सख्त नज़र के साथ एरन ने टाटा से पूछा कि क्या उसने कभी किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया है। डरते हुए टाटा ने माना कि उसने कभी ऐसा नहीं किया। एरन ने अपनी तलवार निकालते हुए एरन ने ताता और कजल दोनों को डिक्लेयर कर दिया कि अब से वो उसके कमांड में रहेंगे, क्योंकि वो इस जमीन का लॉर्ड है, ड्यूक पेंड्रगन। एरन ने क्लियरली बता दिया कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी या भागने की कोशिश की तो उन्हें व्हाइट ड्रैगन के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ताता और कजाल दोनों उस बात से कांप गए और तुरंत उसके आदेशों को मानने की कसम खा ली। उनके रिस्पॉन्स से खुश होकर एरन ने अपना अथॉरिटी असर्ट किया और उन्हें बताया कि अब से वो उसके अंडर सर्व करेंगे। उनका पहला टास्क था एरन को सबसे छोटी रास्ते से साउथ स्टोन विलेज ले जाना। पीछे किलियन और सोल्जर्स ये सब देख के हैरान हो गए कि एरन मॉन्स्टर्स को भी कमांड कर रहा था। किलियन ने एरन के इस हद के तरीके और उसकी रिसोर्सफुलनेस की तारीफ की और माना कि यूज उसके मेथड से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। एरन किलियन के इस कॉम्प्लीमेंट पर स्माइल किए बिना नहीं रह पाया। सीन शिफ्ट होती है विलेज की तरफ, जहां काजल ने सक्सेसफुली एरन और उसकी ट्रूप्स को गाइड किया। एरन ने किलियन को पीछे रुकने के लिए कहा, जबकि वो और ब्रिटेन कुछ सोल्जर्स के साथ अबैंडन्ड मॉनेस्ट्री पर अटैक लॉन्च करने जा रहे थे। एरन ने प्लान बनाया कि बाद में मैसेंजर भेजकर किलियन और सोल्जर्स को बुलाया जाएगा। किलियन ने समझ कर सर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ लूना बैटलफील्ड एक्सपीरियंस न होने को लेकर सोच में थी, जबकि वो यंग लॉर्ड एरन के प्रोटेक्शन में थी। यूज डाउट था कि वो हैंडल कर पाएगी या नहीं। ब्रिटेन ने यूजे रियश्योर किया कि वो यूज प्रोटेक्ट करेगा। एरन ने पहले ग्रुप को डिपार्चर का ऑर्डर दिया और कजल और ताता को स्काई से रिकनेसेंस मिशन के लिए भेज दिया। आगे बढ़ते हुए उनका सामना जेफरी और उसके सोल्जर्स से हुआ, जो विलेजर्स को मॉनेस्टरी ले जा रहे थे। जब जेफरी एक यंग विलेजर पर वार करने वाला था, एरन ने तुरंत इंटरवीन करके यूज इनकैपेसिटेट कर दिया। जेफरी एरन पेंड्रागन को साउथ स्टोन विलेज में देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा कि वो डरपोक सा लड़का यहाँ कैसे आ गया। जेफरी कुछ और बोलता उससे पहले ही एरन ने एक कड़क कमांड के साथ उसे चुप करवा दिया। जेफरी ने बोलने की कोशिश की, लेकिन एरन ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा कि वो तभी बोल सकता है जब वो यूज़ परमिशन दे। लेकिन जेफरी ने डायलॉग की जगह सीधा दूसरी साइड भाग के अपने सोल्जर्स को अटैक का ऑर्डर दे दिया। एरन ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और प्रिसीजन के साथ उन अटैकर्स को भी इजीली हरा दिया। जेफरी उसकी फाइटिंग स्किल देख के शॉक्ड रह गया। जब एरन डायरेक्टली जेफरी से कन्फ्रंट करने जा रहा था, तब ब्रिटेन बीच में आ गया और एरन का स्ट्राइक रोका। लूना और दूसरे सोल्जर्स डिसबिलीफ में देख रहे थे कि ब्रिटेन ने इंटरवीन किया। ब्रिटेन ने जेफरी को सपोर्ट ऑफर किया। जेफरी ने उसकी आइडेंटिटी पूछी। ब्रिटेन ने बताया कि वो ऑर्डर ऑफ द रेड मून का पहला नाइट है, सिरोध हाउस से। उसने कहा कि वो जेफरी को एरन पेंड्रगन को हराने में मदद करेगा। ये सब देखकर लूना ने ब्रिटेन के मोटिव्स पर सवाल उठाया। ब्रिटेन ने लूना को रियश्योर किया और इशारा दिया कि वो एरन से ज़्यादा उसके लायक है। लूना के कंसर्न को इग्नोर करते हुए ब्रिटेन और जेफरी ने मिलकर एरन पर कोऑर्डिनेटेड अटैक किया। लूना एरन की सेफ्टी को लेकर परेशान हो गई और उससे वापस हटने को कहा, लेकिन एरन ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई। उसने इजीली ब्रिटेन और जेफरी दोनों के अटैक्स ब्लॉक किए और उन्हें पीछे धकेल दिया। फिर एरन ने लूना से कहा कि वो एक सेफ जगह पर चली जाए और यूज अश्योरेंस दिया कि वो उन नाइट्स को टूरेंट हैंडल कर लेगा। कजाल ने लूना को सेफ्टी तक छोड़ने का जिम्मा लिया। लूना अंदर ही अंदर चिंतित थी कि एरन अकेला ब्रिटेन जैसे नाइट और जेफरी जैसे पंडित लीडर का कैसे सामना करेगा, पर साथ ही वो एरन की स्ट्रेंथ देख के ब्लश भी कर गई। एरन ने ताता को कहा कि तुरंत जाकर किलियन को ले आए। ताता तुरंत उठ गया टास्क पूरा करने के लिए।
ब्रिटेन और जेफरी ने एरन को धमकी दी कि रीइंफोर्समेंट के आने से पहले ही वो यूज हरा देंगे। एरन ने बिना दायरे हंस कर कहा कि दोनों मिलकर अटैक करें। जेफरी और ब्रिटेन ने एक साथ मिलकर अटैक किया। ब्रिटेन जब लंच करने गया, एरन ने स्किलफुली उसका स्ट्राइक डॉज किया और उसकी तलवार तोड़ दी। फिर एरन ने स्पीड के साथ ब्रिटेन के पीछे जाकर एक ही पावरफुल ब्लो में जेफरी और ब्रिटेन दोनों को इनकैपेसिटेट कर दिया। दोनों शॉक्ड रह गए। एरन ने काल्मली कहा कि उनकी ट्रेडिशनल स्वॉर्ड्समैनशिप उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर एरन ने ब्रिटेन की तलवार डिसार्म कर दी और यूज़ कहा कि वो ज़मीन पर पड़े रहने की एक्टिंग बैंड करे और लूना को वापस उसके टेरिटरी ले जाए। एरन ने यूज़ स्ट्रिक्टली वार्न किया कि वो टूरेंट पेंड्रैगन टेरिटरी छोड़ दे और कभी वापस न आए। डर के मारे ब्रिटेन टूरेंट भाग गया। फिर एरन जेफरी की तरफ मुड़ा। जेफरी ने पूछा क्या एरन ने किसी डीमन से पैक्ट किया है। उसने वर्न किया कि मैंशन के अंदर अब भी कई बैंडिट्स हैं और डाउट किया कि एरन उन सबसे अकेला निपट पाएगा। एरन ने फर्म टोन में कहा क्या जेफरी भूल गया है कि पेंड्रैगन के पास एक्सेप्शनल सोल्जर्स हैं। एरन ने डिक्लेयर किया कि उसका काम यहाँ कंप्लीट हो गया है, अब बाकी बैंडिट्स से उसके सोल्जर्स निपटेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, किलियन पेंड्रैगन के सोल्जर्स के साथ वहां आ गया। एरन ने वर्न किया कि जो भी पेंड्रैगन को बिट्रे करेगा उससे कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। बैंडिट्स को न्यूट्रलाइज करने के बाद सीन शिफ्ट होता है बाहर, जहां विलेजर्स एरन का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं उन्हें बचाने के लिए। एरन ने उन्हें अश्योरेंस दिया कि अगर उन्हें रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प चाहिए तो वो कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। खुशी में विलेजर्स ने एरन के लिए चीयर किया जब वो विलेज से निकल गया। जाते वक्त कजाल और तता उसके पास आए और रिवॉर्ड मांगा। एरन ने प्रॉमिस किया कि कैंप वापस जाने के बाद उन्हें उनके काम का रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुनकर दोनों मॉन्स्टर्स खुश हो गए। वहीं किलियन ने एरन को इन्फॉर्म किया कि साउथस्टोन विलेज फिलहाल थिक चल रहा है, पर एरन ने डिसएग्री किया। उसने कहा कि अनोना फॉरेस्ट को कॉन्कर करने से पहले अभी एक और काम बाकी है।